हाँ, तो कुछ व्यवधान होने की वजह से वीडियो रोकनी पड़ी थी। तो हम कहाँ थे? इस काल में विवादित अन्न के साथ विवादित कुछ पशुओं का भी उल्लेख हमको देखने को मिलता है। आइए उन्हें देख लेते हैं कि वो विवादित पशु कौन से हैं। जैसे घोड़ा। घोड़ा सामान्यतः रथों में घोड़े नहीं अपितु इस सभा में घोड़े की जगह रथों में किसका प्रयोग किया जाता था? वृषभ, यानी वृषभ मतलब सांड या बैल के जूते होने का अंकल हमें मिलता है। यह माना जाता है कि सैंधव लोग घोड़े से अपरिचित थे, परंतु कई जगह क्या मिला है? सूरकोटदा से हमें घोड़े के अस्थि पंजर, राणा घुंडई से घोड़े के दांत मिले हैं। मोहनजोदड़ो, लोथल, नवसारों से घोड़े की मृत मूर्तियाँ, यानी मृत मूर्तियाँ मतलब टेराकोटा। टेराकोटा मीन्स पक्की मिट्टी के मूर्तियाँ होती थी, पक्की मिट्टी। ठीक है। इसके आगे गाय। गाय का क्या था कि गाय यह बहुत बड़े आश्चर्य की बात कही जा सकती है कि इस काल में वृषभ यानी बैलों का अंकन तो मिलता है, परंतु गाय का नहीं। इसका अंकन, गायों का अंकन किसी मृतभांड पर नहीं है और ना ही किसी मोहरों पर इसका अंकन है। मतलब इस काल में बैल तो थे, लेकिन गायों का अंकन या कोई भी मृतभांड प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन S.R. राव ने लोथल से 2 गायों की मृत मूर्तियाँ यानी टेराकोटा पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त करने का इन्होंने दावा किया है। ठीक है। अब देखते हैं ऊँट। ऊँट इस सैंधव लोगों का इस काल के लोगों को ऊँट के बारे में जानकारी थी। और ऊँट का अस्थि पंजर मुख्यतः हमें कालीबंगन यानी राजस्थान से प्राप्त होता है। ठीक है। और कालीबंगन से मिलता है। इसके अलावा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से भी ऊँट की अस्थियाँ मिलती हैं, परंतु इस पशु का अंकन किसी भी टेराकोटा यानी पक्की हुई मिट्टी, मृतभांड व मोहरों पर नहीं मिलता है। शेर क्या है? इनका भी हड़प्पा सभ्यता में बाघ के प्रमाण तो मिले। पद्मावस्था मूर्ति जो थी उसमें बाघ का तो अंकन है, गेंडा का अंकन है, भैंसे का अंकन है, लेकिन शेर का नहीं है। अतः इस शेर से यहाँ के लोग अपरिचित थे। सैंधव सभ्यता में कई उद्योग चरम सीमा पे थे, जैसे वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, मनका उद्योग, हाथी उद्योग आदि इसके बहुत चरम सीमा पे थे। अब देखते हैं वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ के लोग सबसे पहले कपास की खेती जान गए थे, तो इसलिए तो कपास की वजह से यहाँ का जो उद्योग था वो वस्त्र उद्योग बहुत महत्वपूर्ण उद्योग था, क्योंकि सौंधव लोग ही कपास का उत्पादन इन्होंने ही प्रारंभ किया था। मोहनजोदड़ो से हमें वस्त्रों की जानकारी मिलती है। हड़प्पा वासी जो थे वो सूती और ऊनी दोनों वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ये कई एग्ज़ाम में आए हैं, ऐसे स्टेटमेंट में दे देता है, तो याद रखिएगा ये सूती और ऊनी दोनों वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। हड़प्पा वासियों के व्यापार में निर्यात बहुत प्रमुख था, और वो क्या निर्यात होता था सबसे अधिक? सूती वस्त्र। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि मेसोपोटामिया को निर्यातित वस्तुओं की सूची, जो हम मेसोपोटामिया को निर्यात करते थे, उसमें कपास और वस्त्र का उल्लेख नहीं मिला है अभी तक। ठीक है। अब इनका धातु उद्योग क्या था? सैंधव लोग तांबे कांसे से परिचित ही थे, आप जानते हैं, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तांबे की वस्तुएं कांसे से अधिक प्राप्त हुई हैं। ठीक है। यहाँ तांबे की वस्तुएं कांसे से अधिक प्राप्त हुई हैं। हरियाणा के कुड़ाल से चांदी का मुकुट मिला है। कांस और ताम्र के पात्र धातु शिल्प के उत्कृष्ट उदाहरण भी देखने को मिले, और इस काल में स्वर्ण और रजत के भी आभूषण मिले हैं, यानी स्वर्ण, रजत, तांबा, कांसा सारी धातु से परिचित थे। मनका उद्योग प्रमुख उद्योग था इनका। ये मनकों अर्थात गुरियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करते थे। ठीक है। और ये कहाँ? चनहूदड़ो और लोथल में मनके बनाने का कारखाना भी था। ऊपर हमने डिस्कस भी किया है, दोबारा तिबारा डिस्कस हो रहा है। और मनकों का निर्माण विभिन्न प्रकार के अर्धकीमती पत्थरों या अन्य चीज़ों से किया जाता था।
ठीक है। इसमें कई प्रकार के शिल्पकार भी मौजूद थे, और वो कौन कौन से शिल्पकार थे? स्वर्णकार थे, शिल्पकारों में से स्वर्णकार थे, ईंट बनाने वाले थे, राजगीर यानी मिस्त्री जिसे कहते थे, पत्थर काटने वाले, बुनकर, नाव बनाने वाले, कुंभर, टेराकोटा वही मृत मूर्तियाँ यानी पकी हुई ईंटों से मिट्टियों से निर्मित। मृतभांड क्या थे? सामान्यतः तो सादे रहते थे, सादे, लेकिन परंतु कहीं कहीं हमें लाल और काले रंग के भी मृतभांड इस सभ्यता में मिले हैं। इनका व्यापार और वाणिज्य के बारे में देख लेते हैं। व्यापार और वाणिज्य जो था वो दो भागों में बटा था। एक था आंतरिक व्यापार और एक था बाह्य व्यापार। इसे विस्तृत देख लेते हैं कि आंतरिक व्यापार ये क्या करते थे और बाह्य व्यापार ये लोग क्या क्या करते थे। ये लोग आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। आंतरिक व्यापार के बारे में बता रहे हैं। उनके बीच में वस्तुओं का जो लेन देन होता था वो वस्तुओं का लेन देन ही होता था, यानी विनियमन पद्धति थी। किसी मुद्रा या पैसे जो अभी हम लोग खरीदते हैं ऐसा कोई प्रचलन नहीं था। कर्नाटक और तमिलनाडु के केंद्रों से उनके व्यापार की जानकारी हमें मिलती कि वो कैसा व्यापार करते थे। आंतरिक व्यापार वो क्या करते थे, इसका प्रमाण हमें निम्न तरीके से देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एक ही प्रकार के बाट और माप का प्रयोग करते थे और उनका 16 के गुणन में प्रयोग किया जाता था, यानी 16 से गुणा करके। एक ही प्रकार की मुहरें सामान्यतः सभी स्थानों पे, जो मतलब इनकी मुहरें सामान्यतः हर जगह सेम एक ही थी। लगभग सभी महत्वपूर्ण नगरों से अन्नागार, ये इनकी विशेषता ही थी। ऊपर पढ़े हैं कितना ज़बरदस्त मोहनजोदड़ो में अन्नागार और हड़प्पा में अन्नागार मिला है। बैलगाड़ी व रथों का ये प्रयोग किया करते थे। पहिए ठोस होते थे, उनमें आधुनिक काल जो अब की है उसकी तरह तीलियां नहीं थी, लेकिन पहिए का जो कलर वो था वो एकदम ठोस रहता था। अब ये वाह्य व्यापार क्या करते थे? सिंधु सभ्यता का व्यापार मुख्य रूप से कहाँ होता था? एशियाई और अफ्रीकी क्षेत्रों में। और क्या कहाँ होता था आइए देखते हैं। लोथल और सुतका गेंडोर ये यहाँ के बंदरगाह थे। ये पहले ही बताया था, भारत में लोथल है, सुतका गेंडोर अफ़गानिस्तान सबसे पश्चिमी एरिया, ये पश्चिमी जो सबसे भाग है सुतका गेंडोर ही है सिंधु सभ्यता का। लोथल की मुहरों पर नाव का अंकन था। लोथल की जो मुहरें मिली थी उस पर नाव का भी अंकन था और फारस की एक मुहर यहाँ से मिली थी। मतलब लोथल में फारस की एक मुहर भी मिली थी और नाव का अंकन भी मिला था। दो बेट्टा तमिलनाडु और ऊर मेसोपोटामिया से हमें क्या मिला था? हरा पत्थर मिला। और सिंधु की बेलनाकार मुहरों का लगभग मेसोपोटामिया के दर्जन नगर जैसे ऊर, निप्पुर, हम्मा किस आदि से बेलनाकार मुहर सिंधु की मिली है। कहाँ से? मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया के जो शासक सारगोन थे वो उन्होंने मिट्टी की पर एक सारगोन की जो मिट्टी थी वहाँ पे क्या बताया उन्होंने कि वहाँ मेलुहा, डिलमुन व मगन के साथ व्यापार करने का हमें उल्लेख मिला। और जिससे हम मानते हैं मेलुहा को हम मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में कहते हैं, ढिलमुन को बहरीन कहा जाता है और मगन को मकरान वर्तमान समय में हम इसको जानते हैं। हड़प्पा क्षेत्र में कच्चे माल की कमी थी और यह लोग विभिन्न क्षेत्र से वस्तुओं को मंगाते थे। कच्ची माल ये बाहर से मंगाते थे। अब कहाँ से क्या मंगाते हैं देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सब। क्या था? तांबा जो था वो राजस्थान के खेतड़ी, आज भी यहाँ मशहूर है, यहीं खेतड़ी मशहूर है तांबे के लिए। गणेश्वर के साथ साथ बलूचिस्तान से भी मंगाया जाता था, यानी तांबा राजस्थान के खेतड़ी, गणेश्वर और बलूचिस्तान से मंगाया जाता था। चांदी कहाँ से आता था? ईरान और अफ्रीका से मंगाया जाता था। स्वर्ण कर्नाटक के कोलार की खानों और हट्टी की खानों से प्राप्त होता था। कर्नाटक का जो स्वर्ण का कोलार खान है ये आज भी विश्व प्रसिद्ध है। और इस समय में थोड़ा बहुत सोना जो था वो कश्मीर से भी मिल जाता था। टीन कहाँ से लाते थे? टीन अफ़गानिस्तान से ही मंगाया जाता था। टीन को तांबे में मिलाकर ही कांस्य का निर्माण किया गया था, इसी वजह से इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कही गई थी। लाजवर्दी मणि यही एक अफ़गानिस्तान के बदख्शा क्षेत्र से प्राप्त हुआ था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाएगा एग्ज़ाम में।
साथ ही यह थोड़ी मात्रा में कश्मीर से भी प्राप्त होता था। गोमेद, यह प्रस्तर गुजरात से प्राप्त होता था। ये एक पत्थर था, ये कहाँ से प्राप्त होता था? गुजरात से। फ्लिंट और चर्ट के प्रस्तर बलूचिस्तान के रोढ़ी और शक्कर की खदानों से प्राप्त होता था। फिर से हरा पत्थर कहाँ से? दो दो बेट्टा, तमिलनाडु के दो दो बेट्टा से मंगाया जाता था, और मेसोपोटामिया के ऊर से क्या मंगाया जाता था? हरा पत्थर। ये सब फैक्ट बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा, और बार बार चर्चा हो रही तो आपको याद भी हो जाएंगे। अब हड़प्पा सभ्यता की जो निर्यात करते थे वो कौन से वस्तुएं थे? वस्त्र, मसाले, आबुनस की लकड़ी आदि, ये सब निर्यात किए जाते थे। और आयात ये क्या क्या करते थे? फिरोजा, लाजवर्दी मणि, बतक्सा अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। हरिताश्म, चांदी ईरान अफगानिस्तान देखा ही, सोना, कोलार की खाने, टीन अफगानिस्तान आदि से ये आयातित करते थे। हड़प्पा वासियों के साथ व्यापार में भाग लेने वाले प्रमुख देश कौन कौन से थे? मेसापोटामिया, अफगानिस्तान, फारस की खाड़ी, मिस्र, डिलमुन, कुवैत और तिब्बत। इसमें सबसे अधिक इन्होंने किससे व्यापार किया है? मेसापोटामिया के साथ। अब देखते हैं मेसापोटामिया। इस सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? दजला फराद नदी के घाटी में इस सभ्यता का विकास हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का इस सभ्यता के लोगों के साथ ये देखिए सर्वाधिक व्यापार होता था। यह व्यापार वहाँ के शासक जो थे सारगोन, जिसके अभिलेख में हमें कई उल्लेख मिला था, उस समय ये सर्वाधिक प्रचलित थे। सारगोन युगीन अभिलेखों से, जो वो अभिलेख थे, वहाँ से हमें मेलुहा के साथ व्यापार मिलता है। मेलुहा किसे कहा गया था? जोदड़ो को, जिसकी पहचान, हाँ ये देखिए लिखा है, जिसकी पहचान हमें मोहनजोदड़ो से वर्तमान समय में मेलुहा को मोहनजोदड़ो कहा जाता है। परंतु यह उल्लेखनीय है कि मेलुहा से आयातित वस्तुओं की जो सूची दी गई थी, ये फिर से आ गया, कपास और वस्त्र का उल्लेख उसमें नहीं था। जबकि हम हिंदू सभ्यता के लोग कपास के लिए ही जाने जाते थे, लेकिन ये मेसोपोटामिया से इनका कपास और वस्त्र का उद्योग नहीं था। जबकि कपास और वस्त्र उद्योग सर्वाधिक प्रमुख उत्पाद था। लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास इस व्यापार में गिरावट आने लगी। अफगानिस्तान से क्या करते थे? अफगानिस्तान में दो ही प्रमुख स्थल हैं, वो क्या है? मुंडी काक और सोरतुघई, ठीक है। और यहाँ से क्या? बदक्सा क्षेत्र, यही इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। फिर यहाँ से क्या मिला था हमें? लाजवर्द मणि, अब तो याद हो गया होगा आपको। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान से टीन और चांदी भी प्राप्त की जाती थी। अब फारस देख लेते हैं। यहाँ से संगास्म, हरितास्म, फिरोजा, टीन और चांदी आदि की प्राप्ति होती थी फारस से। मिस्र, यही एक अफ्रीकी देश था जहाँ से व्यापार करते थे हड़प्पाई, और यहाँ से हमें क्या मिला था? सैंधव गुरियों के प्रमाण मिलते हैं। ऊपर समाधान में हमने देखा था एक बंद पेटिका जो मम्मी के आकार की बनती थी, ये भी मिस्र से ही मिली थी। डिलमुन क्या है? सारगौन की मिट्टी की पट्टिका उसी अभिलेख में देखने को मिला था। यह पहचान बहरीन से की जाती है। इसे क्या बोला जाता है? डिलमुन में को हम क्या बोलते हैं वर्तमान समय में? बहरीन कहा जाता है। इसे इन सारगीन युगीन अभिलेखों में क्या कहा जाता है? सूर्योदय का देश, हाथियों का देश और साफ सुथरे नगरों का देश कहा जाता है। यानी डिलमुन को वर्तमान समय में बहरीन कहते हैं, और इसी को हम सूर्योदय का देश, हाथियों का देश और साफ सुथरे नगरों का देश भी कहा गया है। यह मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के मध्य कौन सा कार्य करता था? बिचौलिया के रूप में ये बहरीन कार्य करता था। रस अल फेल का यह मेसोपोटामिया और हड़प्पा के मध्य ये भी तुर्कमेनिस्तान जो कि कहाँ है? कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का जो सागर है वो क्या है? कैस्पियन सागर है। स्थित यह अल्तीन डैम पे, नामजगा डैम पे, अनाऊ आदि से सैंधव प्रकार के मृतभांड, मोहरे, मनके, ताम्रपत्र आदि मिले हैं। जो कैस्पियन सागर है वो किस 5 देशों से घिरा हुआ है, और वो कौन कौन से देश हैं? इसे एक ट्रिक है, तारीख, उसमें क्या है? तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, ठीक है। इस तरीके से हैं। जब ज्योग्राफी का लेक्चर होगा तो उसमें आपको लेक्चर देके एक
अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताए जाएंगे जिससे आपके दिमाग में एकदम कंठस्थ रहे वो सब चीज़ें। अब आते हैं बात तिब्बत। तिब्बत क्या है, यहाँ से संभवतः शीशे का आयात किया जाता था। यह व्यापार हड़प्पा सभ्यता वासियों के पक्ष में था। अभी तक चीन, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोपीय देशों के साथ व्यापार या संपर्क अभी तक स्थापित नहीं हो पाया था। ठीक है। सोना, चांदी, तांबा, टीन और कई अर्धकीमती पत्थरों का आयात इस सभ्यता में किया जाता था, क्योंकि इनकी हड़प्पा सभ्यता में बहुत कमी थी। और निर्यात में क्या प्रमुख उत्पाद थे इनके? गेहूं, जौ, मटर, तिलहन, कपास के सामान, मिट्टी के बर्तन आदि ये निर्यात किया करते थे। हड़प्पा और मेसोपोटामिया के मध्य जो व्यापार के पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, मेसोपोटामिया से हड़प्पा सभ्यता की कई मुहरें मिली हैं। इससे पता चलता है कि सबसे अधिक व्यापार कहाँ हुआ है इनके साथ, मेसोपोटामिया के साथ। पहले ही बताया, व्यापार वस्तु विनिमय के आधार पर किया जाता था। व्यापार के साधन के रूप में क्या यूज किया जाता था? बैलगाड़ियों और नावों का प्रयोग किया जाता था। इनका सामाजिक जनजीवन देख लेते हैं। सामाजिक दशा का अगर इनका अनुमान किसके आधार पर लगाया जाता है? पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इनका अनुमान लगाया जाता है। साक्ष्यों में सामाजिक मतभेद मौजूद थे और विद्वानों का मानना है कि इसमें कई वर्ग थे, जैसे शासक वर्ग था, पुरोहित वर्ग था, वणिक वर्ग था और श्रमिक वर्ग, यानी चारों वर्ण इस समय विद्यमान थे। हड़प्पा सभ्यता में दास प्रथा भी प्रचलित थी। उसका साक्ष्य कहाँ से मिला? हड़प्पा के पश्चिमी गढ़ी से एक कमरे वाले मकान में कुछ हमें साक्ष्य मिले हैं, जिसमें विद्वानों का मानना है कि यहाँ दास प्रथा प्रचलित है। पूरे ऐतिहासिक काल में अगर बात की जाए तो संगम काल को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे ऐतिहासिक काल में दास प्रथा प्रचलित है। अब इस सभ्यता में महिलाओं की क्या स्थिति थी? हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक नारी मृण्मय मूर्तियाँ यानी टेराकोटा यानी पक्की मिट्टियों से बनी हुई मूर्तियाँ मिली हैं। याद रखिएगा, मृण्मय मूर्तियाँ जहाँ रहेगी हम बताएंगे पक्की मिट्टी, इसे टेराकोटा की बात है। इसमें थोड़ा तो इससे अधिक मिलने से हमें क्या पता चला नारियों की मूर्तियों से कि यह मातृसत्तात्मक सत्ता समाज है। परंतु अगर इसकी बाद में उल्लेख हो रहा है तो उसमें क्या पता चलता है कि भारतीय क्षेत्रों में जो है केवल जो क्षेत्र बनावली है वहाँ से ही केवल हमें क्या मिलती है? नारी के मृण्मय मूर्तियाँ यानी पक्की मिट्टी, टेराकोटा से बनी हुई मिट्टियाँ मिलती हैं। नारी की जो मूर्तियाँ हैं वह अधिकांशतः कहाँ हमें मिली? पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र से मिली। इन नारी की जो मूर्तियाँ मिली उसमें अधिकांशतः कौन सी थी? नारियाँ युवा थी। लोथल और कालीबंगा से हमें युग्मित समाधान, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि युग्मित समाधान कहाँ से मिला, तो कहाँ से मिला है? लोथल और कालीबंगा। लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान से समाधान मिलता है। इससे यह अनुमान लगाया गया कि इस सभ्यता में सती प्रथा का भी स्वरूप विद्यमान था। चंदहुदड़ों से क्या मिला? प्रसाधन सामग्री, लिपस्टिक वगैरह जो थे। और 9 स्वारों से मांग में सिंदूर लगाने के प्रमाण मिले। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऊपर चर्चा हो चुकी है इसलिए थोड़ा तेजी से देख रहे हैं। वस्त्राभूषण, खान पान और मनोरंजन का क्या था? आते हैं देख लेते हैं। ये लोग क्या करते थे? पहले ही चर्चा हुई, सूती और ऊनी वस्त्र प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से हमें कपड़े और कपास के प्रमाण मिले ही हैं। इन वस्त्रों पर सुई यानी सुइयों द्वारा बुनाई की जाती थी। पुरुष और महिला दोनों ही कपड़े पहनते थे यानी वस्त्र धारण करते थे। 2 प्रकार के, एक ऊपरी वस्त्र और दूसरा निचला वस्त्र। सुई और कंघी हाथी के दांत के बने होते थे और दर्पण किसके बने होते थे? तांबे के। इनके जो सभी प्रमाण कहाँ से हमें मिले हैं? मोहनजोदड़ो से, सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा सभ्यता का। और क्या इसका अपवाद है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग रेशमी वस्त्रों का ज्ञान इन्हें नहीं था? ये अपवाद है, ऐसे ही पूछ लेगा तो इसे आप गलत कर देंगे। जो आभूषण बनते थे वो पत्थरों, स्वर्ण, रजत व अन्य धातुओं से बने होते थे। वो कहाँ से मशहूर था? सोना कर्नाटक के कोलार व हट्टी
और कुछ तरह कश्मीर में प्राप्त होता था। क्या सोना पहले ही ऊपर डिस्कस हुआ। चांदी का मुकुट हमें कहाँ से मिला, कुड़ाल से मिला। सैंधव लोग जो थे आमिष और निरामिष यानी मांसा और शाकाहारी दोनों थे। पुरुष और महिला जो थी वो दोनों मनके की माला पहनते थे यानी गूरियों की माला पहनते थे। पुरुष और महिला दोनों आभूषण भी धारण करते थे, ऊपर भी देखा हमने। आभूषण में क्या क्या शामिल था, चूड़ी था, कंगन, करघनी, कर्णमूल, अंगूठी आदि आभूषण ये पहनते थे। और आभूषण किस किस धातु के बने होते थे, वो सोने के भी थे, चांदी, तांबे, कांस्य और अर्धकीमती पत्थरों के बने हुए थे। ठीक है, तो यानी इस सभ्यता में लोग सभी धातु यानी सोना, चांदी, तांबा, कांस्य आदि कई प्रकार के धातुओं का इन्हें ज्ञान था। सौंदर्य प्रसाधन का भी प्रयोग करते थे। ऊपर देखा ही है आपने, लिपस्टिक वगैरह चनहुदड़ों से क्या क्या मिला। घरेलू वस्तुओं में जैसे क्या था, मृतभांड, प्रस्तर, सीप, शंख, हाथी दांत आदि जो घरेलू वस्तुएं थी वो भी मिली। तकली मिली, कंघी मिली, मछली को पकड़ने का कांटा मिला, चाकू आदि तांबे के बने थे। ये जितने थे वो किसके बने हुए थे, तांबे के। और बच्चों के जो खिलौने थे वो किसके बने हुए थे, मिट्टी के। अद्भुत स्थिति थी उस समय हमारी। जो अगर हम अपने पूरे इतिहास की संस्कृति देखें तो वो उल्टे चल रही है। सबसे पहले नगरीय सभ्यता, फिर वैदिक संस्कृति आ गई, अभी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, देखते हैं। मनोरंजन के लिए ये क्या करते थे, मनोरंजन के लिए ये शतरंज खेलते थे, पासा खेलते थे, घोड़दौड़ करते थे और नृत्य किया करते थे, गायन किया करते थे। और जो नृत्य किया जाता था वह सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण साधन था, जो वर्तमान समय में भी हम लोग देखते हैं। नृत्य सबको पसंद है। मछली पकड़ना एक नियमित व्यवसाय था इनका। और शिकार जो करते थे और जो सांड या बैलों को लड़ाई का कार्य कराते थे, ये इनका मनोरंजन। बताइए कितने खतरनाक थे। सांडों को पकड़ना और शिकार करना इनका मनोरंजन का साधन था। आज तो बैन हो गया है कितनी जगह। युद्ध के हथियार में इनके पास क्या थी, कुल्हाड़ी थी, भाला था, खंजर, धनुष। इन हथियारों का निर्माण भी तांबे और कांस्य से ही किया जाता था। अब अंत्येष्टि भी ये कई प्रकार से करते थे और उसमें क्या क्या था, आइए देखते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, रोपड़ आदि से हमें समाधान जो थे उन्हें अंत्येष्टि के बारे में भी हमें पता चलता है। ये कितने प्रकार से करते हैं आइए देख लेते हैं। पहले पूर्ण समाधिकरण, इस सभ्यता की सर्वाधिक प्रचलित विधि यही थी। इसमें जो शव होते थे उसे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर वो जिस वस्तु का प्रयोग करते थे उनको उसी के साथ रख दिया जाता था। इस प्रकार का पूर्ण समाधिकरण वर्तमान समय में हमें कहाँ देखने को मिलता है, ईसाई और मुस्लिम समुदाय में वर्तमान समय में यह प्रथा प्रचलित है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, वो भी देख लेते हैं। अपवाद जरूर पूछे जाते हैं। कालीबंगन में कैसे लिटाया जाता था, दक्षिण से उत्तर, जबकि सामान्यतः कहाँ था, उत्तर से दक्षिण। लोथल में और अंतर है, पूर्व से पश्चिम दफनाया गया था और रोपड़ में पश्चिम से पूर्व में। तो इन अपवादों को जरूर ध्यान रखिएगा। सामान्यतः तो उत्तर ही दक्षिण, लेकिन उस तरीके से। अब हड़प्पा सभ्यता से हमें एक कब्र मिली थी जो लकड़ी की पेटिका में शव रखकर दफनाई। ये देखिए मिस्र की बात आ गई। यह किसी विदेशी शव का मूल होता है। जैसे मिस्र में मम्मी मूवी एक हॉलीवुड की है, उसमें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लोथल है जो, वहाँ से हमें 3 और कालीबंगन से हमें 1 युग्मित समाधान का प्रमाण मिलता है। कुछ विद्वान इन युग्म समाधानों को, वही सती प्रथा, जो युग्मित थे इसलिए उन्होंने माना कि शायद पति पत्नी दोनों एक साथ, पति के मरने पे पत्नी और पत्नी के मरने पे पति जो है समाधान कर लेते थे। पति के मरने पर पत्नी समाधान कर लेती थी, इसलिए युग्मित समाधान के प्रमाण, इसीलिए इन्होंने इसे सती प्रथा का इन्होंने सोचा कि सती प्रथा भी उसमें प्रचलित है। अब आंशिक समाधिकरण क्या है, यह बहावल क्षेत्र से इसके साक्ष्य मिले हैं। वर्तमान में आंशिक समाधिकरण कौन करते हैं, हमारे पारसी समुदाय के लोग। दाह संस्कार, यह हिंदू समुदाय में प्रचलित है। कलश समाधान, मोहनजोदड़ो और सूरकोटदा से इसके साक्ष्य मिले हैं
मार्शल और मैके ने इसे प्रतीकात्मक समाधिकरण, तो पिगट ने इसे शोक पिट की संज्ञा की है, कलश समाधान। यानी इस सभ्यता से हमें चारों धर्म के, जितने धर्म है लगभग, उन धर्म के समाधिकरण की पता चल जाता है। हिंदू का पता, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सबका। अब इनकी धार्मिक दशाएं देख लेते हैं। ये मोहरे, पक्की हुई मिट्टियाँ, मृतभांड और ताम्र पट्टिकाओं से हड़प्पा वासियों के धार्मिक जीवन का हमें अनुमान मिलता है कि इनका धार्मिक जीवन कैसा था। इनके धार्मिक जीवन के दो पहलू थे। पहला था दार्शनिक या आध्यात्मिक या संकल्पात्मक या तत्व मीमांसात्मक या आंतरिक, और द्वितीय क्या था, व्यावहारिक या कर्मकांडी या वाह। देखते हैं आगे किस तरीके से इनका धर्म का भी देख लिया जाए। धर्म के दार्शनिक पहलू का ज्ञान लेखन कला से होता है, जबकि वाह रूप का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है, भौतिक अवशेषों से। हड़प्पा लिपि में वाचन का पता न होने के कारण धार्मिक पहलू के विषय में जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती है। यद्यपि भौतिक अवशेषों को देखकर धर्म के वाह रूप का ज्ञान हम मोटे तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, लिपि नहीं थी तो हम उसे दार्शनिक पहलू को तो नहीं समझ सकते, लेकिन भौतिक अवशेषों से हम उसके वाह रूप का एक मोटा अनुमान लगाते हैं। वो क्या अनुमान लगाते हैं, आइए देख लेते हैं। इस सभ्यता के लोग मुख्य रूप से एक पुरुष देव और एक स्त्री देवी की पूजा करते थे। इसमें इस तरह हम द्वंद्वात्मक धर्म के विकास की कल्पना कर सकते हैं। आइए देखते हैं अवशेष क्या क्या किस तरीके से मिले। इस सभ्यता में भौतिक अवशेषों में क्या क्या हमें मिला, एक पुरुष देव की पूजा माना जा सकता है, मातृदेवी की पूजा भी होती थी, पशु, प्राकृतिक, अर्धमानवीय या काल्पनिक जीवों की भी पूजा देखने को मिली, वृक्ष पूजा, लिंग योनि की भी पूजा मिली, क्रिमेथिज्म अर्थात धूप दानों से पूजा होती थी, ताबीज भी थे, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत में भी विश्वास करते थे, योगाभ्यास, मतलब कई चीज़ें। अद्भुत था भाई ये तो, कसम। अब देखते हैं जो पुरुष देवता थे उसमें कौन कौन से थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर हमें क्या वही आ गए, त्रिमुख देव योग मुद्रा में थे। ये चार जानवर, वही चार जानवर कौन कौन से थे, दाईं ओर क्या था, बाघ और हाथी, बाईं ओर भैंसा और गैंडा, एवं सिंहासन के नीचे क्या था, हिरन भैया खड़े थे। तो दाईं और बाईं ओर और नीचे, नीचे सबसे दबा हिरन सबसे कमज़ोर है तो बेचारा नीचे था, दाएं ओर मजबूत लोग रहते हैं तो बाघ और हाथी थे, बाएं ओर थोड़ा कम मजबूत चाहिए तो भैंसा और गैंडा थे। ठीक है, इस देव के दो श्रृंग और बीच में एक उभार है, जिनकी पहचान पशुपति के रूप में की गई, और मार्शल जी ने इसे क्या कहा, आद्य शिव कहा। शिव की उपासना सर्वाधिक प्राचीन मानी गई है। ये देवी पुरुष देव हो गए। अब मातृ देवी की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में एक मातृ देवी की उपासना बहुत प्रचलित थी। हड़प्पा से एक हमें मुहर मिली, हड़प्पा सभ्यता से हमें एक मुहर प्राप्त होती है, उस मुहर में क्या होता है देखते हैं कि जिसमें एक स्त्री को उल्टा दर्शाया गया है, उसके गर्भ से पौधा निकलते हुए दर्शाया गया है। हड़प्पा के लोग धरती को उर्वरा शक्ति मानकर उसकी पूजा करते थे। जैसे मिस्र के लोग क्या करते हैं, नील नदी को देवी आयरिस के रूप में पूजते थे। हड़प्पा के लोग धरती को उर्वरा शक्ति मानते थे। इसमें लिंग और योनि की भी पूजा होती थी। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आदि से कुछ ऐसे पत्थर मिले हैं जो कि लिंग और योनि की आकृति के दिखते हैं। लेकिन संकालिया जी का कथन था कि अनेक लिंग कहाँ मिले थे, नालियों में पड़े हुए मिले थे, इसलिए उनका धार्मिक महत्ता बहुत इन्होंने नहीं माना, क्योंकि जो लिंग होता है पवित्र होता है, उसे घरों के अंदर मिलना चाहिए था। नाग पूजा का भी प्रमाण मिलता है, यहाँ से कुछ मोहरों पर नागों को दूध पिलाते हुए अंकित किया गया। सूर्य पूजा भी करते थे। मोहनजोदड़ो से हमें स्वास्तिक, ये पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, स्वास्तिक कब से आया है, हड़प्पा में ही मिल गया था, जो कि सूर्य पूजा जी को प्रदर्शित करते हैं। वर्तमान में स्वास्तिक का चिन्ह सुख संबंधी और शांति का प्रतीक होता है। जल और अग्नि का भी महत्व था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार प्रमुख स्थल, यहाँ धार्मिक कार्य होते थे, ऊपर पढ़ ही चुके हैं।
वर्तमान में यहाँ क्या होता था, सामूहिक स्नान प्रचलित थी जहाँ पे धार्मिक महत्ता बहुत बहुत थी इसकी। कालीबंगन, लोथल और बनावली समय अग्नि वेदिकाएँ यानी आग के महत्व को भी देखने को मिला। ऋग्वेद में पहली ऋचा ही आग को समर्पित है। ठीक है। पशु पक्षी की भी पूजा देखने को मिली। कुबड़ वाले सांड के सब सर्वाधिक महत्व है इस काल में, लेकिन मोहरों पर क्या था, एक श्रृंगी पशु का सर्वाधिक अंकन किया गया था। कुबड़ वाला सांड तो सर्वाधिक महत्व था, लेकिन मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकन था। इसके अतिरिक्त पद्मावत अवस्था में जो मूर्ति थी उसमें व्याघ्र, हाथी, भैंसा, हिरण आदि पशुओं का भी महत्व देखने को मिला। पक्षियों में फाक्ता, मयूर, काक आदि का भी महत्व देखने को मिला। भूत प्रेत में भी ये लोग विश्वास रखते थे, इसलिए ये बड़ी संख्या में ताबीज आदि मिलने के भी साक्ष्य मिले हैं। इसमें भूत प्रेत, जादू टोनों आदि का भी विश्वास का पता चलता है। उस समय भी ये सब प्रचलित थे। मूर्ति पूजा होती ही थी। इस सभ्यता में जानकारी मिली मूर्ति पूजा की भी। कुछ ऐसी भी मूर्तियाँ प्राप्त हुई जो काले रंग का निशान है, जिन पर संभवतः इनके सामने कोई दीपक जैसी कोई वस्तु जलाने का साक्ष्य मिलता है, इनकी रंग काला हो गया। ऐतिहासिक काल में देखें तो प्रथम शताब्दी में कनिष्क काल से मूर्ति की शुरुआत मानी जाती है, जब मथुरा कला में सर्वप्रथम, कब, मथुरा कला में कनिष्क के समय में बैठी और खड़ी मुद्रा की मूर्तियाँ निर्मित की गई हैं। तो ऐतिहासिक काल में सर्वप्रथम कनिष्क के काल से हम मूर्ति के निर्माण मानते हैं, जबकि मूर्ति पूजा का जो प्रचलन है वो गुप्त काल से माना जाता है। बड़े पैमानों पर इस काल में मंदिर का निर्माण हुआ है, उनमें मूर्तियाँ स्थापित की गई। अगर हम बात करें गुप्त काल की तो उसमें बहुत से संस्कृत बोला करते थे और गुप्त काल में मंदिर निर्माण बहुत अधिक हुआ था। और 3 क्षेत्र में मंदिर निर्माण होता है। उत्तर भाग, भारत का जो उत्तरी भाग है वो नागर शैली के मंदिरों का निर्माण होता है। दक्षिण भाग जो है वहाँ से द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण मिलेगा। और मध्य का जो है बेसर शैली होती है, जो द्रविड़ और नागर दोनों का मिक्स है। आप मेंस में ये टॉपिक है, लिखने को मिलेगा स्थापत्य कला में। इसके अतिरिक्त कुछ पशु पक्षियों वृक्षों को भी पवित्र माना जाता था। ये इनका धार्मिक था। कला और प्रौद्योगिकी में किसके परिचित थे? कला और प्रौद्योगिकी में कई चीज़ें सम्मिलित है, जैसे मिनी मूर्ति, जैसे टेराकोटा यानी पक्की मिट्टियों से बनी मूर्ति, मृतभांड, प्रस्तर मूर्ति, धातु मूर्तियाँ, मनके, पट्टिकाएँ, मोहरे और लिपि यहाँ से मिली। सैंधव मोहरे कला और प्रौद्योगिकी की सबसे अच्छी उदाहरण है। देखते हैं फिर। मृण्य मूर्ति यानी टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी से बने हुए वस्तुएं। मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से करते थे? चिकोटी विधि से किया जाता था। ये मृत मूर्तियाँ मानव, मृण्य मूर्तियाँ यानी पक्की मिट्टी, मानव, पशु पक्षी आदि की मिली हैं। मानव की मूर्तियाँ जो थी वो ठोस हैं, जबकि पशु पक्षियों की जो मिली हैं वो क्या मिली? खोखली। पशुओं में गाय और ऊँटों की जो मूर्तियाँ थी वो सामान्यतः नहीं पाई गई थी। अपेक्षाकृत नारी की जो मूर्तियाँ थी वो अधिक पाई गई हैं। ऊपर चर्चा हो ही चुकी है, इसी वजह से इसे मात्र सत्तात्मक समाज कहा गया है। यद्यपि भारतीय क्षेत्र में केवल एक जगह बनावली से ही नारी की मूर्तियाँ, पक्की मिट्टी से बनी मूर्तियाँ मिली। अधिकांश नारी की जो मूर्तियाँ थी वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान व सिंध क्षेत्र से प्राप्त हुई। ऊपर डिस्कस हो चुका है। हरियाणा के बनावली और पाकिस्तान के चोलिस्तान से हल्का प्रतिरूप मिला है। ऊपर भी डिस्कस हुआ था, अभी अब तो लगभग आपको याद हो गया होगा। मृदभांड, मिट्टी के पात्रों का निर्माण कुम्हार के चाक से किया जाता है, आज भी किया जाता है। और फिर इन्हें भट्ठों में पकाया जाता था, आज भी होता है। गांव में भी बहुत अद्भुत कीर्ति है ये। अगर हमारे प्राकृतिक को आक्षेप से बचाना है तो इस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग हमें करना चाहिए। सैंधव सभ्यता में सामान्यतः लाल या गुलाबी रंग के मृतभांड मिले हैं, कहीं कहीं काले भी मिले, ये देखिए चर्चा में है। सामान्यतः तो ऐसे ही थे, लेकिन लाल और काले भी मिले हैं। पशु पक्षी मानव ज्यामितीय आकृतियों का अंकन उस पर होता था। इसमें सर्वाधिक क्या थी? ज्यामितीय आकृतियाँ जो थी उनका अंकन किया जाता था। लोथल से एक मृतभांड प्राप्त हुआ जिस पर पंचतंत्र की कथा, चालाक लोमड़ी की यादें ताज़ा करती हैं।
हरियाणा के भगवानपुरा से हड़प्पा सभ्यता के परवर्ती अवस्था से चित्रित मृतभांड के प्रमाण मिलते हैं। किसके? चित्रित मृतभांड के। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी की कृति है, बहुत ही अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा, ये पुस्तक है विष्णु शर्मा जी की। प्रस्तर मूर्ति यानी पत्थरों की मूर्ति, पाषाण निर्मित, यहाँ इसमें पत्थरों से निर्मित अनेक मूर्तियाँ मिली। इसमें जो सर्वाधिक थी वो किसकी थी? सेलखड़ी की। हड़प्पा से एक नृत्यरत युवक की मूर्ति, नृत्यरत युवक की मूर्ति हमें देखने को मिली है। मोहनजोदड़ो के डीके क्षेत्र से, अब देखिए इस ऊपर चर्चा हुई थी, क्षेत्र से हमें मंगोलायट प्रजाति की पुजारी का धड़ मिला है। किस प्रजाति का? मंगोलायट का। हमें इस सभ्यता से कुछ पशुओं के भी संश्लिष्ट मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं, जो कि उनकी किसी अलौकिक कल्पना का प्रतीक लगती हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से एक भेड़े की शरीर और हाथी के सूंड की हमें मूर्ति मिली है। धातु मूर्ति, सिंधु सभ्यता से हमें ताम्र और कांसे के अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इन धातु मूर्तियों का निर्माण मधुचिष्ट विधि या लुप्त मोम विधि या भ्रष्ट मोम विधि से किया जाता था। कैसे? इन सब विधियों से बनाया जाता था। तांबे की मूर्तियाँ अधिक पाई गई थी। कालीबंगन से प्राप्त तांबे की वृषभ प्रतिमा और लोथल की श्वान प्रतिमा यानी सांडों की प्रतिमा और कुत्तों की प्रतिमा हमको देखने में आकर्षित लगती। कांसे की मूर्तियों से चनहूदड़ों से प्राप्त इक्का गाड़ी व बैलगाड़ी और मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की प्रतिमा। इम्पोर्टेंट क्या है? मोहनजोदड़ो से क्या मिला? कांस्य नर्तकी की प्रतिमा। दायमाबाद से कांस्य का रथ महत्वपूर्ण है। ये सब महत्वपूर्ण है, ये फैक्ट ऐसे पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा। मनके स्वर्ण, रजत, मूल्यवान और अर्धमूल्यवान प्रस्तर से बनाए गए थे, ये पहले भी चर्चा हो चुकी है। इसमें सबसे अधिक सेलखड़ी के बेलनाकार मनके सर्वाधिक इसमें प्रयोग किए जाते थे। त्राम और पट्टिका, हड़प्पा मोहनजोदड़ो आदि से ताम्र पट्टियाँ मिली हैं, जिस पर सैंधव लिपि और विभिन्न पशु पक्षियों की आकृतियाँ थीं। मोहरे इस सभ्यता की सबसे अच्छी उदाहरण है, जो कैसे बनी थी? गोमेद, चर्ण, मिट्टी आदि की ये मोहरें बनाई जाती थी, जबकि सर्वाधिक मोहरें किसकी थी? सेलखड़ी की बनी हुई थी। देसलपुर और लोथल से तांबे की मूर्तियाँ मिली हैं, ऊपर कितनी बार डिस्कस हो चुका है। इन मोहरों का सामान्य आकार चौकोर था, परंतु इसमें भी वर्गाकार यानी 2.8 गुणे 2.8 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो मोहरें थी वो सर्वाधिक थी। इन मोहरों पर विभिन्न पशु पक्षियों, देवी देवताओं और सैंधव लिपियों का अंकन मिला है, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है लिपियों को। इन मोहरों का उपयोग बाहर भेजे जाने वस्तुओं पर किसके लिए किया जाता है? सील मार्क यानी ठप्पा लगा दिया जाता था। लोथल से प्राप्त मोहरों पर नावों का अंकन भी मिलता है। मैके के मोहनजोदड़ो से पशुपति की मोहर मिलती है। जॉन मार्शल ने आदि शिव का रूप दिया है। और हड़प्पा की एक मोहर से हमें मातृ देवी का भी अंकन मिलता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ऊपर भी है, अभी भी याद रखिएगा, 3-4 बार डिस्कशन हो चुका है, अब तो याद हो गया होगा। हड़प्पा की मूर्ति कला क्या थी? वो उच्च स्तरीय शिल्प कला का पता चलता है। पुरुष और महिलाएं, जानवर और पक्षी आदि की हमें क्या मिलती हैं? पक्की मिट्टियाँ। इस पर उत्कृष्ट कलाओं का हमें देखने को, दक्षता का प्रमाण उसका मिलता है। पक्की हुई मिट्टियों से बनाए हुए थे, महिला, जानवर और पक्षी आदि की। मोहनजोदड़ो से फिर से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, जो कि विशेष कारीगरी इसमें देखने को मिली। इसका दाहिना हाथ कहाँ था? कूल्हे पर टिका हुआ था और बायां हाथ चूड़ियों से ढका हुआ था और घुटनों तक लटका हुआ था। यह मूर्ति किस मुद्रा में थी? नित्य मुद्रा में। ऐसे पूछ लिया जाता है किस मुद्रा में मिली थी, तो नित्य मुद्रा में। और किसकी बनी थी? कांसे की। हड़प्पा से मिली 2 प्रस्तर मूर्तियाँ थी, वो क्या थी? एक व्यक्ति के पीछे के दृश्य का प्रतिनिधित्व करती हैं और दूसरी नर्तक, वहाँ से नर्तकी, यहाँ से नर्तक। मृतभांडों पर विभिन्न डिजाइनों को बनाकर रंगा गया था। ये चित्रांकन
ज्यामिति पैटर्न पर थे, जैसे क्षैतिज रेखाएं, वृत्त, पत्ते, पौधे आदि। मृतभांडों पर हमें मछली और मोर की भी आकृतियाँ मिलती हैं। लिपि देख लेते हैं। लिपि के रूप में हमें मोहरों, मृतभांडों, त्रामपट्टिकाओं, कुल्हाड़ियों आदि पर मिलता है लिपि का उल्लेख। इस लिपि का प्रारंभिक नमूना 1863 ईस्वी में प्राप्त हुआ और 1923 ईस्वी में संपूर्ण सैंधव लिपि जो थी वो प्रकाश में आ गई खुदाई के बाद। हड़प्पा लिपियाँ जो मिली उनका आज तक वाचन नहीं किया गया है। ये लिपियाँ किस प्रकार की हैं? चित्रात्मक यानी भावात्मक प्रकृति की हैं। इन चित्राक्षरों की संख्या कितनी है? 400 से 600 के बीच में है, जिनमें से 40 या 60 आधारभूत हैं और शेष उन्हीं के जरिए बनाई गई। लिपि जो थी वो अधिकतर दाएं से बाएं लिखी जाती थी, परंतु जब लेख एक से अधिक पंक्तियों में किया जाता था तो उसे दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति को बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इस पद्धति को गोमुद्रिका पद्धति कहा जाता था। इस लिपि का वाचन इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि अभी तक कोई द्विभाषी अभिलेख यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ। इस लिपि को पढ़ने का दावा कई लोगों ने किया। कौन थे? के.एन. वर्मा जी, एस.एन. राव जी, R.I. महादेवन जी, रेवेंडेज हरेस ने। इसमें से हरेस ने न केवल इसे पढ़ने का दावा किया बल्कि तमिल भाषा में अनुवाद का भी इन्होंने दावा कर दिया, परंतु अभी तक सारे दावे जो भी हैं खोखले हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी लिपि इस सभ्यता की पढ़ी नहीं गई। अब इनके पतन के कारण देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है लगभग। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, विकास और पतन विद्वानों के बीच कई प्रकार से विवाद है। देखते हैं, कोई बाढ़ से कहता है, कोई प्राकृतिक आपदा से कहता है। तो किस प्रकार से इनका पतन हुआ है, आइए देख लेते हैं इस सभ्यता का। जो बाढ़ से कहते हैं, इसके समर्थक कौन कौन थे? जॉन मार्शल, जो उस समय महानिदेशक थे, मैके और एस.आर. राव। मार्शल ने क्या कहा कि मोहनजोदड़ो, मैके ने कहा चनहुदड़ो और एस.आर. राव ने लोथन के प्रमुख का कारण बाढ़ को ही माना। जॉन मार्शल क्या कहें कि मोहनजोदड़ो के उत्खनन में यहाँ से 7 स्तर मिले। हर बार मकानों को पहले से ऊंचा बनाया गया। 2 स्तरों के मध्य में गाद और बालू की परत मिली है। इससे उन्होंने पता लगाया कि यहाँ बाढ़ के संकेत मिले। यही एक सटीक प्रमाण चनहुदड़ो और लोथल से भी मेके और एस.आर. राव जी को मिले। वर्तमान में अधिकांश विद्वान भी इसी मत को मानते हैं कि बाढ़ के कारण ही इस सभ्यता का विनाश हुआ है। अब आर्य आक्रमण देखें तो इस मत के समर्थक कौन थे? मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और पिगट महोदय। इन विद्वानों का यह मानना था कि मोहनजोदड़ो के ऊपरी सतह से बड़ी संख्या में नरकंकाल मिले, इसलिए इनका मानना था कि आर्यों ने आक्रमण किया। लेकिन व्हीलर का मत है कि आक्रमण करने का, इन्होंने कहा कि नरकंकाल मिले, जिसका कारण यह था कि आर्यों ने आक्रमण करके बहुत अधिक मात्रा में लोगों को मारा, इसलिए वहाँ नरकंकाल मिले। इस तरीके इन्होंने आर्य आक्रमण माना। द्वितीय क्या था कि बड़े नगरों को दुर्गित किया गया था और ऋग्वेद में आर्यों के देवता इंद्रदेव को पुरंदर कहा गया है। अतः आर्यों ने इंद्रदेव के नेतृत्व में इन्हीं दुर्गित नगरों को विजित किया। उस समय भी ये सब मौजूद था। तृतीय, ऋग्वेद में हरयूपिया युद्ध का उल्लेख है, जिससे विद्वान हड़प्पा पर आर्य आक्रमण मानते हैं। परंतु यह सिद्ध हो चुका है कि मोहनजोदड़ो में जो नरकंकाल मिले थे, हमने पढ़ा, वो मलेरिया जैसी बीमारी की वजह से ये नरकंकाल मिले हैं, इसलिए ये बहुत ठोस सबूत नहीं है। इसी तरह ऋग्वेद के पुरंदर, हरयूपिया आदि शब्दों में पर इन विद्वानों ने आवश्यकता से अधिक महत्व दे दिया, क्योंकि ऋग्वेद की तिथि विवादास्पद है। ध्यान देने की बात क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप में 5000 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी के बीच मध्य एशिया से सामूहिक आप्रवासी आक्रमण का कोई भी पुरातात्विक जैविक साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं। अब कुछ लोग जलवायु परिवर्तन मानते हैं, उन्हें देख लेते हैं। इस मत के कौन कौन समर्थक थे? आर्नस्टाइन, अमलानंद घोष जी। अमलानंद घोष ने क्या कहा? राजस्थान का जब इन्होंने शोध किया तो उन्होंने यह पाया
कि यह क्षेत्र पूर्ण रूप से हरा भरा था, परंतु 2000 ईसा पूर्व के बाद यह सूखे की चपेट में आ गया। ऐसा प्रतीत इनका मानना था कि सूखा इसलिए आया क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो गया। इसलिए जलवायु परिवर्तन होने के कारण धीरे धीरे ये सभ्यता का पतन हो गया। हम भी उसी ओर पढ़ रहे हैं वर्तमान समय में। अब भूतात्विक परिवर्तन देख लेते हैं। भूतात्विक परिवर्तन क्या था? इस मत के समर्थक कौन कौन थे? एम.आर. साहनी जी, H.T. लैम्ब्रिक जी, माधव स्वरूप वत्स जी, G.F. देल्स थी। इनका मानना क्या था कि भूतात्विक परिवर्तन के कारण नदियों के जो मार्ग थे उनमें परिवर्तन हो गया, जल इधर उधर प्लावन होने लगा, जिसकी घटनाएं बहुत अधिक बढ़ने लगी, भूमि दलदली और अनुपजाऊ होने लगी। इस वजह से ये लोग विस्थापित होने लगे और सभ्यता का पतन हो गया। विदेशी व्यापार में गतिरोध, ये किसका मत है? यह मत W.L. अल्ब्राइट ने दिया। जब इस सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया के साथ उन्नत दशा में था, तब हड़प्पा सभ्यता भी उन्नत में थी। लेकिन 2000 ईसा पूर्व के बाद जब इस व्यापार में गिरावट आया तो इस सभ्यता का भी पतन हो गया। ये विदेशी व्यापार मत मानते हैं। 1750 ईस्वी पूर्व के बाद इस सभ्यता का नगरीय स्वरूप ग्रामीण संस्कृति का आकार ले लिया। व्हीलर ने इस सभ्यता का पतनावस्था के लक्षणों का उल्लेख किया है। मकान व पुरानी और कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा। जो पक्की ईंटें प्रयोग होती थी, अब वहाँ पुरानी और कच्ची ईंटों का प्रयोग होने लगा। कमरे छोटे छोटे बनने लगे, इसलिए इन्होंने मान लिया। प्रशासनिक शिथिलता भी, जॉन मार्शल के अनुसार इस सभ्यता के अंतिम चरण में हमें प्रशासनिक कमजोरी देखने को मिली। अब जो मकान थे वो व्यवस्थित ढंग से नहीं, जो इनकी विशेषता थी वह व्यवस्थित ढंग से नहीं बनने लगे। कच्ची और पुराने ईंटों का प्रयोग होने लगा। मृतभांडों आदि की बनावट में भी गिरावट आने लगी, इसलिए इस सभ्यता का पतन हो गया। महामारी, इस मत को KUR केनेडी ने दिया। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नरकंकालों से हमें पता चला कि मलेरिया जैसी प्राकृतिक आपदा इस सभ्यता में आई। इन आकस्मिक बीमारियों से सभ्यता का पतन हुआ। 8वां है एक समान प्रौद्योगिकी। इसको कौन मानते हैं? A.L. बासम का कहना है कि 1000 वर्षीय कालक्रम में प्रौद्योगिकी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अतः इस बात की आवश्यकताओं को पूरी करने में वर्तमान समय में धीरे धीरे कमजोर हुए, इस वजह से इनका पतन हो गया। भौतिक रासायनिक विस्फोट, कुछ का मानना है भौतिक रासायनिक विस्फोट हुए। इस मत को कौन मानता है? M. दिमित्र देव, रसिया के थे। इस रूसी विद्वान का मानना है कि पर्यावरण परिवर्तन, अदृश्य गाज और भयंकर विस्फोट के कारण तापमान में वृद्धि हो गई, लगभग कितनी 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया, इसलिए सभ्यता नष्ट हो गई। 1960 के दशक में मलिक पौसेल जैसे विद्वान हड़प्पा सभ्यता की बात न करके नगरीय तत्व का रूपांतर ग्रामीण रूप में लक्षणों में परिवर्तित की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कोई सर्वमान्य कारण नहीं है। सभ्यता के पतन के कोई सर्वमान्य कारण नहीं है। विद्वानों ने कई मत दिए। प्राकृतिक आपदाओं जैसे आवर्ती बाढ़, नदियों का सूखना, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन आदि के कारण मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आ गई। कालीबंगा से हमें कुछ भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और कुल मिलाकर उपयुक्त सभी कारण न्यूनाधिक रूप से इस सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी थे, परंतु विद्वानों ने बाढ़ को ही सर्वप्रमुख कारण माना है। तो इस तरीके से आपका सिंधु सभ्यता का चैप्टर समाप्त होता है। और इस सभ्यता से अच्छे क्वेश्चन वर्तमान समय, सोचिए उस समय की कितनी नगरीय व्यवस्था अच्छी थी, स्वच्छता पे ध्यान था, अच्छे तरीके से निर्माण करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से लेक्चर आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।